में आप क्या निरस्त करेंगे? और बाहर में यदि खरीदी बिक्री हुई है तो फिर उसके पकड़ क्या है? यदि किसान ने धान बेचा, गेहूं बेचा, कोई सामान बेचा, तो उसके पास आधार क्या है कि उन्होंने बेचा है और इतना सामान दिया है। मंडी में तो ये मंडी एक्ट के माध्यम से ये प्रमाणित होता था कि हाँ ये किसान है, इतने एकड़ जमीन है, इतना धान या गेहूं लाया है, और वो खरीदार खरीदता था तो वो पूरा प्रमाणित रहता था। लेकिन अब बाहर मंडी के बाहर में खरीदी होगी, पैन कार्ड के माध्यम से खरीदी होगी, तो आप कैसे उससे जस्टिफाई करेंगे कि इतना अनाज उन्होंने बेचा या उन्होंने खरीदा, पैसा दिया नहीं दिया, और उसका निराकरण कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि मंडी को आप समाप्त करना चाहते हैं, और मंडी यदि समाप्त होगा तो मंडी में कार्यरत कर्मचारी, जो जिन प्रदेशों में मंडी की व्यवस्था है, जिसमें हजारों मंडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो पिछले 6-7 दशक से जो मंडी का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अब वो स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। जो अड़थिया काम कर रहे थे, जो तौलिया काम कर रहे थे, जो हमाल काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे, उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की व्यवस्था आपने कर दी, मतलब सीधी सीधी बात है, आप अपने खेत में मजदूर हो जाएंगे, आप मालिक नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि सरकार इसमें यह कर देते कि जो एमएसपी तय है उससे नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो सकता था। लेकिन भोले भाले किसानों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान में आधे से अधिक किसान सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं, ऐसी स्थिति में वो जो मंडी तक नहीं आ सकते, उनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उसको वो उससे तय होगा, वो चाहे रेट दे न दे। आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी फसल बीमा निजी कंपनियों को हाथ में दिया गया था, रिजल्ट क्या है? किसानों को मुआवजा के तहत किसी को 90 रुपया, किसी 3 रुपया, किसी 5 रुपया, किसी 100 रुपया, किसी 500 रुपया बीमा का लाभ मिला, और जो बीमा कंपनियां हैं उसको सैकड़ों करोड़ रुपए का लाभ हुआ इसी देश में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी प्रकार से, जैसे बीमा किसानों के लिए हानिकारक रहा और निजी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के लिए हानिकारक, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगा, उसको मुफ्त में जमीन मिल जाएगी, मुफ्त में मजदूर मिलेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ये तय था कि आप अनाज इतने क्विंटल तक के रख सकते हैं। वो अलग अलग राज्यों में वो सीमाएं अलग अलग तय थी, लेकिन अब जितने भी जो जमाखोर लोग हैं उनको छूट दे दी गई। यदि आपात स्थिति है या युद्ध की स्थिति है, तभी छोड़ के कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है। इसका अर्थ यह है कि एक बड़ा प्लेयर, 2-4 बड़े प्लेयर देश के, पूरे देश के अनाज को अपने गोडाउन में भरेंगे, कृत्रिम रूप से अभाव पैदा करेंगे और मनमानी कीमत से वो उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराएंगे। आपने देखा है, इसके पहले प्याज की स्थिति क्या थी, इसके पहले दाल की स्थिति क्या थी, अरहर दाल कितना मिला, किस दर पे मिला, ये सब आप सबको जानकारी है। और अब स्थिति अनाज पे सस्ते में अनाज खरीदेंगे, गोडाउनिंग करेंगे, और उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर है वो देश के अनाज की कीमत तय करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मार है, किसानों को तो मार पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़े जो मार पड़ने वाला है उपभोक्ता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये जबरदस्त मार पड़ने वाली है कि आपके जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था वो बिगड़ने वाली है। क्योंकि अनाज की कीमत अब सरकार तय नहीं करेगी,
अब वो प्राइवेट प्लेयर तय करेंगे ये आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम नेहरू जी ने बनाया था। सहकारिता पे भी चोट किया गया है, जो सरदार पटेल ने शुरुआत की सहकारिता आंदोलन, उस पे चोट कर गया। अब बैंकों में जितने भी सहकारी बैंक हैं उसमें भी वो निजी हाथों में चला जाएगा, उसकी भागीदारी रहेगी। अभी तक के जो सरकारी बैंक है वो राज्यों के अधीन होते थे, राज्य के किसान उसमें हिस्सेदार होते थे। अब जो बैंक है वो निजी हाथों में उसकी भागीदारी रहेगी, गवर्निंग बॉडी उनकी होगी, उनके हिसाब से संचालित होगा कि किसानों को कितना लोन देना है या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारे तय करने के काम निजी लोगों के हाथ में, मतलब पूरा कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरा निजी हाथों में देने की षड्यंत्र इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो इंदिरा जी ने हरित क्रांति लागू किया था उसे भी ध्वस्त करने के षड्यंत्र चल रहा है। तो ये देश के किसानों के लिए, देश के उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा, ये केवल आप किसान के लिए न समझें बल्कि आम उपभोक्ता के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं जो अपने घर खर्च चलाती हैं, अब उनका अर्थव्यवस्था जैसे नोटबंदी के समय बिगड़ा था अब फिर से बिगड़ने वाला है इस काले कानून के माध्यम से। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस काले कानून पर हस्ताक्षर न करें और संसद को वापस भेजें। दूसरा, कांग्रेस किसानों और किसान संगठनों के साथ है और मांग करती है कि तीनों काले कानून को मोदी सरकार तुरंत वापस ले। तीसरा, राज्यसभा में सांसदों के अपमान और नियम कानून के धज्जियां उड़ाने के लिए भाजपा देश से माफी मांगे। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रण। दो 2018 या 2019 में एक सीएम का एक टास्क फोर्स बनाया गया था। उस टास्क फोर्स का मीटिंग के बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया, तो उसका आधार किया है शायद बनाया था, उसके आधार पर ही ये बिल सामने लाया गया। तो उस टास्क फोर्स का आपके साथ मेंबर थे, कमलनाथ जी थे। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को अभी 19/7/2020 को पत्र लिखा। उसमें मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 को जारी कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020 द्वारा कृषक एवं व्यापारी को कृषक उत्पाद को क्रय विक्रय करने की स्वतंत्रता देते हुए मंडी प्रांगण, उपमंडी प्रांगण से बाहर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज क्रय विक्रय मंडी शुल्क से छूट और बगैर लाइसेंस के स्थायी खाता पैन कार्ड आधार पर क्रय विक्रय करने की। लेकिन मैंने ये भी लिखा, उल्लेख किया है कि ये राज्य सरकारों द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 14, 26, 28 और 66 के अनुसार अपने प्रदेश के कृषि उपजों एवं स्थानीय विपणन रीति को दृष्टिगत रखते हुए मंडी अधिनियम बनाकर कृषि उपजों के विपणन के इस प्रकार विनियमित किया गया है और इससे बाजार पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री। 2017 में हम थे ही नहीं। 2017 में कमलनाथ कहाँ बना जाएंगे भाई? 18 में तो सरकार बनी है। 18 में हम लोग जी उसमें कमलनाथ जी और कुमार स्वामी जी थे, कांग्रेस के लोग। कुमार स्वामी कांग्रेस के लिए जेडीयू बीजेपी के 2 सीएम थे कमलनाथ जी और ये रिकमेंडेशन वो कमेटी ने किया और उसके लिए बना था बीजेपी का क्लेम है। देखिए, ये लोग तो देखिए क्लेम सीधी बात है, किसानों से बात करना चाहिए था, किसान संगठनों से बात करना चाहिए और मुख्यमंत्री से बात करना है तो सभी मुख्यमंत्री से बात करते। आप 5-6 मुख्यमंत्री से क्यों बात कर रहे हैं? कांग्रेस में उस समय 5 राज्य थे तो क्या 5 राज्य के मुख्यमंत्री से बात करते? उन्होंने बना दिया, लेकिन किसी की जानकारी थी क्या? चर्चा में आया क्या? ये तो देखिए,
जिस निर्णय से पूरे प्रदेश के किसानों पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसे तो आम चर्चा होनी चाहिए थी। इसे न केवल किसान बल्कि वो जो अनाज से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उसके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। अब अभी देखिए कि इस अधिनियम लागू होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में हमको 200 करोड़ रुपए मिल जाता था मंडी शुल्क के रूप में, अब मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग और भी बोल रहे हैं कि 2006 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब से ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग जो है उसको कांग्रेस विरोध कर रहे, तब से लागू है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नए नए प्रयोग हुए हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, लेकिन उसका असर क्या रहा, उसका अध्ययन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लाभदायक है, तो रिपोर्ट बताइए। हमारे यहाँ जिस पर टमाटर का उत्पादन खूब होता है और पल्प बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए वो विशेष प्रकार के बीज उन्होंने किसानों को वितरित की। अब यह हुआ कि टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस रेट में खरीदे नहीं, और कम हुआ तो किसानों पे दबाव। मार्केट में ज्यादा रेट है और किसान के साथ एग्रीमेंट कम का है, तो वो किसान तो वैसी मतलब दोनों तरफ से मारा गया है। बजट के अभी तक के जो सरकार ने निर्णय दिया है, मोदी सरकार ने, उसका जो कांग्रेस ने विरोध किया उसका कोई असर नहीं जी, कांग्रेस ने जो विरोध किया उसका कोई असर हुआ नहीं। जीएसटी रहे या नोटबंदी रहे, तो अभी 3 बिल पास होते, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? अगर आप इतना ही बता रहे किसानों के लिए, तो उनका और एक कहना है बीजेपी को कि एक बिल का प्रोटेक्शन कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस की जो कहना है कि इन्होंने पहले विरोध किया। कांग्रेस के जो इसके मामले में